आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को भी हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, तो विद्यार्थियों नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं उसे हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को क्लियर करने से पहले वो बेसिक चीज़ें कौन कौन सी है पहले हम इसे जान लेते हैं। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को टेबल आना चाहिए। टेबल कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए? 1 से लेके 20 तक कम से कम याद होने चाहिए। जिनको 20 तक याद है वो अपने टेबल को बढ़ाकर 30 तक कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है स्क्वायर की। उसके बाद आती है बारी स्क्वायर की। स्क्वायर जो है हम लोगों को याद होना चाहिए 1 से लेके 35 तक, और जिनको भी 35 तक याद है वो इसे बढ़ाकर 50 तक कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको क्यूब आना चाहिए, जिसको हम लोग घन बोलते हैं। ये आना चाहिए 1 से लेकर 20 तक। जिसको 20 तक याद है वो उसको बढ़ाकर 25 तक कर लेना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अगर याद नहीं होगा तो हम लोगों को मैथ पढ़ने में बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे बेसिक कंसेप्ट को। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट में हम क्या सीखेंगे? तो हम लोग सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण संख्याओं का वर्गीकरण पहले हम लोग जानेंगे। तो चलिए इसको वर्गीकरण का मतलब होता है अलग अलग, मतलब नंबर कितने तरह का होता है उस चीज़ को हम लोग इस क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो आपका होता है रियल नंबर। ठीक है, क्या होता है? रियल नंबर, जिसे हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। क्लियर है? अब आइए हम लोग बारी बारी से दोनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। बिल्कुल आसान भाषा में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, जिन संख्याओं को जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पे क्या करते हैं? दिखा सकते हैं या फिर दिखाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। क्या क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहलाते हैं। बिल्कुल आराम से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन खींचता हूँ। इस नंबर लाइन्स पे हम लोग इसको प्रेजेंट करके देखते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग बहुत सारा जो है संख्याओं को निचली कक्षाओं में हम लोग नंबर्स लाइन पे दिखा चुके हैं, बहुत सारी संख्याओं को। जैसे आपको पता है 0 यहाँ पे है, 1, 2, 3, और इसी तरीके से ये क्या होती है? इनफिनाइट होती है। ठीक है, उसी तरीके से इधर हम आते हैं तो इधर माइनस वाली संख्या होती है, -1, -2 और -3। ठीक है, यह भी कहाँ तक जाती है? इनफिनाइट तक चली जाती है। क्लियर है? तो जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर दिखा लेते हैं ये संख्या क्या कहलाती है? ये संख्या रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहलाती है। इसका एक और डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। जिन संख्याओं को जिन संख्याओं को स्क्वायर करने पे, स्क्वायर यानी वर्ग करने पर पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है। पॉजिटिव वैल्यू यानी जो भी रिजल्ट आता है उसका पॉजिटिव आता है,
तो वो संख्या क्या कहलाती है? रियल नंबर्स कहलाती हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे -2 आप देख रहे हैं इस -2 को, तो -2 को जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? प्लस में 4 आया, यानी इसका रिजल्ट क्या आया? माइनस वाले को हम लोगों ने स्क्वायर किया तो प्लस में ये 4 आ गया। यानी कोई भी माइनस वाली संख्या है, जैसे मान लीजिए कि माइनस में √2 है ऐसे, और इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं तो फिर क्या आएगा आंसर? बताएं। प्लस में 2 आएगा, तो +2 क्या हो गया? ये आपका रियल नंबर हो गया। क्लियर है? इसी तरीके से पाई का मान क्या होगा? आपको पता है 3.14 होता है, तो ये भी जो है 3.14, मान लीजिए अगर यहाँ 4 होता तो इसके बीच में आ जाता, यानी ये भी क्या है? रियल नंबर है। अगर मान लीजिए कि √2 है, सिर्फ √2, तो √2 का मान क्या होता है? 1.141, तो ये भी क्या हो गया? हमारा रियल नंबर हो गया। इसे भी हम कहीं ना कहीं इस रेखा पर दिखा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 और 2 के बीच में ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये सारी क्या होती हैं? रियल नंबर्स होती हैं। क्लियर है? तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान भाषा में आइए समझते हैं इसको। स्क्वायर रूट ऑफ एनी निगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी निगेटिव नंबर यानी किसी भी नकारात्मक संख्या का वर्ग, किसी भी नकारात्मक संख्या का वर्ग यदि हम निकालते हैं, किसी भी नकारात्मक संख्या का वर्ग क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर कहलाता है। क्लियर है? तो आइए एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं हम इसी पे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पे आई बराबर, चूंकि इमेजिनरी नंबर है तो हम लोग आई से डिनोट करेंगे, √-5, ये क्या हो गया? हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। उसी तरीके से माइनस में √4 का वर्गमूल, इसी तरीके से कोई भी संख्या आप उठा लीजिए, माइनस में √7 हो गया। तो इस तरीके से जो भी संख्याएं आपको मिलती हैं वो सब क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इसका एक और डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं कि जिन संख्याओं का वर्ग करने पर, जिन संख्याओं का वर्ग करने पर हमें वैल्यू निगेटिव में प्राप्त होता है, किसमें? निगेटिव यानी माइनस में प्राप्त होता है, तो वो क्या होती हैं? इमेजिनरी नंबर होती है। जैसे एग्जांपल के लिए एक ठो को स्क्वायर करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आई बराबर √-5, ठीक है। जब हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आई स्क्वायर बराबर √5 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट हट जाएगा, यानी आंसर में क्या आएगा? 5। इसलिए क्या हो गया? आई स्क्वायर इक्वल टू 5 इमेजिनरी नंबर हो गया। उसी तरीके से आप किसी को भी उठा लीजिए, √4 को भी उठा लीजिए जो कि माइनस में पड़ा हुआ है, जब आप इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये सिर्फ आंसर जो आएगा इसका -4 आएगा। इस तरीके से क्या हो गया? ये आपका इमेजिनरी नंबर हो गया। क्लियर है? अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। अब समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इसका जो हिंदी होता है सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो सबसे आसान भाषा में अगर इसको आपको बताने की कोशिश करें तो आपको बता देते हैं कि जो भी रियल नंबर होता है, रियल नंबर्स जो भी होते हैं और जो भी आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं, इन्हीं के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यानी इसका जो स्वरूप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इस फॉर्मेट में आएगा आपको। जैसे a प्लस माइनस bi, आपको जो भी संख्या इस रूप में दिखती है वह क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के बारे में बताना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3+2i, तो ये क्या हो गया हमारे पास? सम्मिश्र संख्या हो गया, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया 5-7i, तो ये भी क्या हो गया? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यानी कोई भी संख्या अगर इस रूप में आती है तो वो हमारे लिए क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा,
रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के मिश्रण को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम अब यहाँ पर हम जो रियल नंबर होता है ना, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं, इसके पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो रियल नंबर का दो पार्ट होता है। पहला जो पार्ट होता है वो होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है इर्रेशनल नंबर। देखिए इसमें जो है हम इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या। तो आइए इन दोनों को अब थोड़ा डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। वैसी संख्याएं जिन्हें हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकें। अब ये p बटा q क्या होता है आपको बता दें। अंश को ऊपर रखते हैं जिसमें, और हर को जिसमें हम नीचे रखते हैं। तो इस तरह का कोई भी फॉर्मेट आपको दिखे वह p बाई क्यू यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम भिन्न भी कह सकते हैं, अंश बटा हर भी कह सकते हैं, और p बटा क्यू भी कह सकते हैं। एक यहाँ पर कंडीशन है, q का जो वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। यानी p का जो वैल्यू होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर 5/0 जो है नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। 7/0 जो है आप नहीं लिख सकते हैं, ये भी क्या हो गया? आपको गलत हो गया। क्लियर है? तो आपको ये बता रहा है कि कोई ऐसी संख्या हो जो p बटा q के रूप में हो, लेकिन q का जो वैल्यू होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं 3/5। देखिए यहाँ पर 5 जो है, यहाँ पर देखिए p बराबर क्या हो गया? 3, और q बराबर क्या हो गया? 5। तो इसका वैल्यू जीरो नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर है। कोई आपसे पूछता है कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर 5 लिख दिए, ये रेशनल नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है, ये रेशनल नंबर बिल्कुल आपका रेशनल नंबर है। कैसे है? 5 के नीचे हम 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 5/1। और यहाँ पर p बराबर क्या हो गया? 5, और q बराबर क्या हो गया हमारे पास? ये 1 हो गया। क्लियर है? ये सारी चीज़ें जो हैं आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर 2/4 हो गया, तो क्या हो गया ये? 2 दूना 4, 1/2। तो ये भी क्या हो गया? p बटा क्यू के रूप में हो गया। अब एक चीज़ और आप समझिए, मान लीजिए कि कोई ऐसे लिख दिया 3.2, ये रेशनल नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है रेशनल नंबर। आइए देखते हैं कैसे है ये रेशनल नंबर। आपको यहाँ पे इस डेसिमल को जब हम हटाएंगे तो क्या हम इसको 32/10 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब हम इसको काट देंगे तो ये 2 से 16 बार में कटेगा, और 2 से ये 5 बार में कटेगा, तो क्या हो गया? 16/5। और ये चीज़ जो है आप देखिए p बटा क्यू के रूप में आ चुका है, इसलिए ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। अब इस रियल नंबर अब रेशनल नंबर जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, इसको समझने के लिए एक पार्ट और आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? और वो पार्ट है डेसिमल। तो आइए डेसिमल को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग दशमलव बोलते हैं। डेसिमल को हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला जो पार्ट हम लोग इसका बांटेंगे वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो इसका दूसरा पार्ट होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। जो इसका तीसरा होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
डेसिमल। क्लियर है? अब इन तीनों टॉपिक को हम लोग बारी बारी से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल का। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं? देखिए, जैसे कोई भी संख्या हो, मान के चलो कि 1.7 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये डेसिमल के बाद क्या हुआ है, 7 आके यहाँ पे रुक गया है, यानी हम इसको 17/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो डेसिमल की बाद वाली जो संख्या आपको दिख रही है वो रुक गई हो बिल्कुल डेसिमल के बाद। क्लियर है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 2.532, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? बिल्कुल है। हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, और एक देके जहाँ डेसिमल रहता है उसके बाद वाली संख्या हम लोग क्या करते हैं, जीरो में बैठा लेते हैं, ठीक है। तो 3 ठो संख्या है तो 3 ठो हम जीरो लोग बैठा लिए। यहाँ पर 3 ठो संख्या है तो हम लोग 3 ठो जीरो एक पर बैठा लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। तो आइए एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, ओके, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या लिखता हूँ 0.333, और यहाँ पे मैं डॉट डॉट देता हूँ। तो देखिए, जीरो के बाद ये जो आपको 3 दिख रहा है सिर्फ यही रिपीट कर रहा है, यानी एक ही संख्या बार बार रिपीट करती है। तो देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि ये रुकेगा नहीं, कटते जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि यह शांत नहीं है, अशांत है, लेकिन एक ही संख्या बार बार आ रही है। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.3 पर बार लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर कोई संख्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.1111, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं कटेगा, लेकिन सेम संख्या बार बार रिपीट कर रही है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2.1 पे बार। क्लियर है? मान लीजिए यहाँ पर फिर एक एग्जांपल लेते हैं, 3 पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पर 121212, इस तरीके से देखें, और डैश डैश, इसका मतलब ये हुआ कि 3 के बाद दो संख्या बार बार रिपीट कर रही है, यानी 2 पे बार। क्लियर है? तो इस तरह की जो संख्या होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होती है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ वह पूरी तरह कटेगी नहीं, और रिपीटिंग का मतलब कि एक ही संख्या या फिर जितनी भी संख्या होगी वही सेम संख्या बार बार दोहराएगी। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अब बारी आती है तीसरे पॉइंट की, इसको भी हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो आइए इसके एग्जाम्पल को थोड़ा गौर से समझते हैं। जब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। जैसे मान के चलिए 0.13526, और इसी तरीके से अलग अलग संख्याएं आती है, लेकिन ये कटता नहीं है कंप्लीट, ठीक है ना। तो इस तरीके से संख्या जो आए वो क्या होती है, वह क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रही है। तो इस तरीके से यह कंप्लीट कट भी नहीं रही है, और एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रही है, जिस तरीके से इधर ये वाला 2 नंबर वाला पॉइंट किया था। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 3.1417। क्लियर है? और इस तरीके से ये भी आपको डिफरेंट दिख रहा है और नहीं कटेगा।
यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कंप्लीट कटेगा नहीं। और साथ ही जो संख्या जो है रिपीट कर रही है, ये सारी संख्याएं बिल्कुल अलग अलग है, एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रही है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे पाई का वैल्यू जो होता है, यह क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन डेसिमल होता है। जैसे मान के चलिए कि 3.14 जब आप गूगल पे मारिएगा ना, तो इस तरीके से इसका जो वैल्यू आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। इसका खोज किसने किया था, पाई का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। तो यहाँ पर हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, और उसके बाद से नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे जो इंटीजर्स का होगा। क्लियर है? आइए तो इंटीजर्स को थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। इसे हिंदी में हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, और इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे। पहला जो इसका भाग होगा वो होगा निगेटिव इंटीजर्स, यानी ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसके एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, माइनस इनफिनाइट से शुरू होकर और -1, -2, -3, जहाँ तक आप चले जाइए, ये सारे क्या होते हैं, सब के सब ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है? यानी आप बोल सकते हैं यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, हिंदी आपको मैंने बता दिया है, आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि इसका एग्जांपल हम लोग अगर लेते हैं, तो ये हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से ये आता है इनफिनाइट तक। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे नॉन निगेटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक होते हैं। एक चीज़ और आप देखिए, जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं इनका जो ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप, यही ग्रुप होल नंबर भी कहलाता है। क्या नाम, क्या कहलाता है, होल नंबर। होल इज क्या, गोल। होल इज क्या है, गोल, यानी जिसमें गोल शामिल हो वो पूरी की पूरी जो सेट होती है वो होल होती है। जीरो के साथ में अगर हम लोग लेके चलते हैं, जहाँ तक काउंट कर लें उसी को होल नंबर्स भी हम लोग बोल लेंगे। और साथ ही ये हमारा धनात्मक पूर्णांक, और साथ ही यह हमारा धनात्मक पूर्णांक भी हो गया, और इसी को होल नंबर। जैसे इसमें से हम जीरो को हटा लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हम जीरो को हटा लेते हैं, अब आइए, अब हम नॉन निगेटिव इंटीजर्स को दो पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे। एक होता है जीरो, यानी हम लोग जिसको शून्य बोलते हैं या फिर नल बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है पॉजिटिव, यानी हम लोग इंटीजर्स को जब हम सिर्फ पॉजिटिव में लिखते हैं तो इस तरह के जो है सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, इस तरीके से जितनी भी संख्याएं आप देखेंगे ये सारे धनात्मक कहलाएंगे। आपसे एक सवाल है, सवाल ये है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोग बेसिक भूल जाते हैं। इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है ये नेचुरल संख्याओं का, नेचुरल नंबर्स का ग्रुप है। यानी हम यहाँ पर बोलेंगे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, एक है। अच्छा, आपसे कोई बोले कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, तो सेट ऑफ इंटीजर्स में आपके ऋणात्मक, ऋणात्मक और ये धनात्मक दोनों ही आपके इसमें शामिल हो जाते हैं।
यानी -1 -2 -3 और इस तरीके से आप जाते जाते है ना +1 2 3 अनलिमिटेड यानी इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज के क्लास में इतना ही। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी अपनी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर सकें।